हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे ज़्यादा आप इसकी डिमांड कर रहे थे, तो हमने भी आपकी डिमांड को प्रायोरिटी देखते हुए सबसे पहले इसी की वीडियोस आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की। संवैधानिक पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इनकम टैक्स को लगाने की क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 265 क्या कहता है? No tax shall be levied or collected except by the authority of law। मतलब कोई भी टैक्स ना तो लगाया जा सकता है, ना ही उसे कलेक्ट किया जा सकता है जब तक उसे लॉ की अथॉरिटी नहीं मिलती। मतलब अगर आपको किसी भी तरीके का टैक्स पब्लिक से लेना है तो आपको उसके लिए एक लॉ फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स जो लिया जाता है वो कौन से एक्ट के थ्रू लिया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेम वे आजकल आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुन रहे हैं, वो भी एक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। एक्साइज है, वो भी एक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। तो आर्टिकल 265 मेक्स इट वेरी क्लियर कि दैट टू लेवी और कलेक्ट एनी टैक्स यू नीड टू मेक द लॉ फॉर दैट। सिर्फ लॉ की अथॉरिटी से ही आप कोई टैक्स कलेक्ट या लेवी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने जिसका लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। समझ में आई बात? अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो क्या निकल के आता है? इफ एनी टाइप ऑफ टैक्स is levied by government for which law does not exist, then it will be अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हमें पता है बहुत अच्छे से, अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसकी वैलिडिटी ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उसे कलेक्ट नहीं कर सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर आर्टिकल 265 के अंदर है। समझ में आया? अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है? ध्यान से देखिए। आर्टिकल 246 डिस्ट्रीब्यूट्स या मैं और अच्छा लिखूं इसे। आर्टिकल 246 हमारा डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव मतलब हाँ, कानूनी। डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स, कानूनी ताकतें, इंक्लूडिंग टैक्सेशन। बकायदा लिखा हुआ है इंक्लूडिंग टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन भी उसी का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ India and state legislatures।
आर्टिकल 246 मेक्स इट वेरी क्लियर कि कौन सी पावर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, और कौन सी पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है, दैट इज स्टेट्स के पास है। ठीक है, और इसके लिए शेड्यूल 7 के अंदर बकायदा 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो कि बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, कि यूनियन गवर्नमेंट किन किन चीजों के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है। लिस्ट 2 बताती है कि स्टेट लेजिस्लेचर किन किन चीजों के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है, और लिस्ट 3 जो कि हमारी बताती है, जो कि है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, वो क्या बताती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास कंबाइन पावर है टू फ्रेम द लॉ। तो आर्टिकल 246 बेसिकली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। उसके शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में जो कि यूनियन लिस्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, किस तरह के कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट, दैट इज बोथ हैव द पावर्स। इस लिस्ट 1 की जो लिस्ट 1 है, इसकी एंट्री नंबर 82 में, लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर जितनी भी इनकम्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें सारी इनकम्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसके हाथ में नहीं है। लिस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर की जो है, लिस्ट 2 के एंट्री नंबर 46 में स्टेट के पास पावर है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम्स की, बट हमें यहां पर इसको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, हमें कंसिडर सिर्फ लिस्ट 1 को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 थ्रू पार्लियामेंट इनेक्ट किया है, उसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इनकम टैक्स लगाया जाता है, वो सारी बातें हमको यहाँ पर करनी है। तो आपने अभी देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, आर्टिकल 265 कि कोई भी टैक्स अगर लेवी या कलेक्ट करना है तो दैट विल बी बाय द लॉ ओनली, अगर लॉ नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आर्टिकल 246 जिसमें 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 के थ्रू इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सके। और कंसीडरिंग आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 265 सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1965। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बात करेंगे सीबीडीटी के ऊपर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि एपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो किस तरीके से वर्क करती है, उसके क्या
वर्किंग एरियाज़ हैं, क्या अथॉरिटीज़ है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आपने मेरे साथ इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को देखा कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स इम्पोज कर सकती है। वहाँ हमने डिस्कशन किया आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 246 पे। अब हम बात करने जा रहे हैं CBDT के ऊपर। व्हाट इज द CBDT? CBDT सबसे पहले स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बड़े ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एग्जैक्टली है क्या? Central Board of Direct Taxes is the supreme body charged with administration of direct tax laws। जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है, दैट इज यहां पर आपका इनकम टैक्स, इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए जो एक सुप्रीम बॉडी फॉर्म की गई है, दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेट करती है। एंड अगर मैं CBDT के मेन काम की बात करूं तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इनपुट्स for plan policy and planning of direct tax laws। to provide inputs for policy and planning of direct tax law, कि direct tax law के अंदर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ डिलीट करने की ज़रूरत है, दैट इज कंप्लीटली उसके लिए जो इनपुट्स प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वो सारा का सारा काम भी कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं CBDT के स्ट्रक्चर की बात करूं, ये तो हो गया ब्रॉडली वर्किंग एरिया ऑफ CBDT। इट्स अ सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए, शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग। सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अब CBDT के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो CBDT स्ट्रक्चर के अंदर एक तो है आपके CBDT चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स। CBDT चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स। जो CBDT चेयरमैन होते हैं उनकी पोस्ट होती है स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, जबकि ये जो 6 मेंबर्स और होते हैं इनकी पोस्ट होती है एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की। ठीक है, अब ये जो 6 मेंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, अगर आप जानना चाहें मैं भी याद करने की कोशिश कर लेता हूं आप ही के बहाने। ठीक है, 1 member from income tax having detailed knowledge of all the provisions। ठीक है, thereafter 1 of legislative and computerization। किसका क्या चार्ज है वो मैं आपको बता रहा हूं, किस एरिया के अंदर, रेवेन्यू। thereafter personnel and vigilance
ठीक है। उसके बाद 1 फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड 1 फॉर ऑडिट एंड जुडिशियल। तो सबका अपना अपना एक एक्सपर्टीज का एरिया है। 1 फॉर इनकम टैक्स, 1 फॉर लेजिस्लेटिव एंड कम्प्यूटराइजेशन, 1 फॉर रेवेन्यू, 1 फॉर पर्सनल एंड विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट एंड जुडिशियल। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है थ्रू बाय इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होते हैं उनके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है जी। तो आपने मेरे साथ पूरा का पूरा एक सीबीडीटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। जब भी मैं सीबीडीटी बोलूँगा तो आप समझना एक एपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स की, जो कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इनपुट्स देना, ठीक है, प्लानिंग करना। एक चेयरपर्सन जो कि स्पेशल सेक्रेटरी पोस्ट पे होंगे गवर्नमेंट की, और जो 6 मेंबर्स हैं उनकी एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की पोस्ट होगी। सबका अपना अपना एक वर्किंग एरिया होगा। उनका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के जॉब के एग्जाम होते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक सीबीडीटी के बारे में। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन अपनी करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट जो मैं आपको बता रहा था 1961, ब्रॉडली ये टैक्स किस तरीके से लगाता है, किस तरीके से इम्पोज किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, एक ब्रॉड व्यू मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपना एक एक कर डिस्कस करेंगे। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट जो है ये इनकम पे टैक्स इम्पोज करता है अंडर 5 हेड्स। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपको जो इनकम अराइज हो रही है वो कौन से हेड में अराइज हो रही है। क्या बोला मैंने? कि हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि हमारी जो इनकम अराइज हो रही है वो कौन से हेड में अराइज हो रही है। तो मैं आपको एक ब्रॉड व्यू देता हूं कि कौन कौन से हेड हैं और उसमें किस तरह की इनकम्स आती हैं। इट्स जस्ट अ ब्रॉड व्यू, लेटर ऑन हम इन्हें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो एक्ट imposes tax on income under 5 heads। 5 heads के अंदर इनकम पे ये एक्ट टैक्स इम्पोज करता है। वो कौन कौन से एक्ट हैं? सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरीज, या आप बोलिए इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपको सैलरी हेड से इनकम हो रही है, सैलरी हेड के अंदर कौन सी इनकम्स आती हैं? कवर्स इनकम रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी की सारी आपकी कवर अप होती हैं अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जैसे कि सपोज मिस्टर ए हैं, वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने से जो उन्हें सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट करने से जो सैलरी उन्हें मिल रही है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। फिर हमारा जो सेकंड हेड आता है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर कौन सी इनकम आती है? कवर्स इनकम्स रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड अपर टेनेंट लैंड, लाइक रेंटल इनकम। सपोज आपकी कोई बिल्डिंग है या उस बिल्डिंग से अटैच कोई लैंड है, बिल्डिंग के आगे जो एक खाली एरिया होता है दैट इज नोन एज अपर टेनेंट। अपर टेनेंट मतलब अटैच्ड। वेकेंट लैंड है वो यहां कवर नहीं होती। अपर टेनेंट लैंड जैसे बिल्डिंग है उसके आगे खुला एरिया है, तो अगर आप उस खुले एरिया को लेट आउट करते हो या बिल्डिंग लेट आउट करते हो या दोनों को लेट आउट करते हो, किसी भी तरह की कोई रेंटल इनकम आपके पास आ रही है तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल है, अनलेस
it is business income. Unless it is business income. बिजनेस इनकम मतलब अब सपोज आपका काम ही यही है, आप करते ही यही है कि प्रॉपर्टी परचेज करी, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, खरीदा बेचा, तो वो आपकी एक बिजनेस इनकम हो गई। उस केस में फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होगी, वो आपकी चार्जेबल है इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स from business or profession, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर कौन सी इनकम आएगी? कवर्स इनकम्स रिलेटेड टू बिजनेस से रिलेटेड आपके पास जितने भी इनकम्स हैं वो सारी की सारी आपकी पीजीबीपी हेड में आती है। कोई भी बिजनेस है आपका, किसी भी तरीके का बिजनेस है, इनफैक्ट हम देखेंगे इलीगल बिजनेस भी है तो भी आपको पीजीबीपी हेड में उसमें टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स वालों को मतलब नहीं है कहां से कमा रहे हो ना, टैक्स दो बस, उन्हें इतना मतलब है, ठीक है। तो सैलरी हेड में, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी में, अब जैसे मैं हूं, मेरा काम मेन टीचिंग है, बट टीचिंग के अलावा अगर मुझे रेंटल इनकम आ रही है तो वो रेंटल इनकम मेरे लिए कहाँ टैक्सेबल होगी? अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है। बट कोई बिल्डर है, उसका मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, खरीदना बेचना है, तो वो अंडर द हेड पीजीबीपी चार्जेबल होगी। फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनकम अंडर द हेड सीजीबी बोल देते हैं। ये कौन सी इनकम कवर करता है? कवर्स गेन्स रिलेटेड टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी आपको गेन्स हुए, आपके पास गोल्ड है, आपने उसे बेचा, प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है, बिल्डिंग है उसको आपने बेचा, प्रॉफिट हुआ, लैंड बेची, उस पर प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह का कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचने पे अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मुनाफा हो रहा है, गेन हो रहा है, वो सीजी में आएगा, अनलेस इट इज बिजनेस इनकम। सेम बात यहां पे भी लिखूंगा। हाँ, अगर वो आपकी बिजनेस इनकम है तो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ज्वेलरी शॉप है, अब वहां पर सुबह से लेके शाम तक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इसके अंदर डीलिंग हो रही है, तो वहां पर वो एक बिजनेस इनकम है जो उनको प्रॉफिट आ रहे हैं। बट हमारे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड बेच के आया, उससे मुझे इनकम हुई। सपोज मैंने 10,000 का गोल्ड खरीदा था किसी टाइम पर और वो मेरा 25,000 का बिक गया, 15,000 का इनकम हुआ। बट इट्स नॉट माई बिजनेस इनकम बिकॉज माई मेन बिजनेस इज टीचिंग। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, माई मेन प्रोफेशन इज टीचिंग। तो वहां पर, यहां पर अगर मैं गोल्ड बेच रहा हूं और मुझे इनकम हो रही है तो वो मेरे लिए तो चार्जेबल है, किसमें? कैपिटल गेन्स में। बट ज्वेलरी शॉप है, वहां सुबह से लेके शाम तक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इसकी ट्रेडिंग हो रही है, उनके लिए जो इनकम आएगी वो उनके लिए कौन से हेड में होगी? पीजीबीपी में चार्जेबल। इन तीनों हेड्स के अंदर, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अगर जिस चीज में आप डीलिंग कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे वो आपका बिजनेस है तो वो पीजीबीपी हेड में चार्जेबल होता है, और अगर वो आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है तो फिर वो जाता है हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स के अंदर। होपफुली आपको मेरी ये बात कन्वे हो रही है, ठीक है। बाकी लेटर ऑन हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ आता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसके अंदर वो सारी इनकम्स आती हैं जो ऊपर 4 हेड में कवर अप नहीं हुई। कवर्स इनकम नॉट स्पेसिफिकली covered in under above 4 heads। जो आपने ऊपर 4 हेड्स पढ़े हैं उनके अंदर जो इनकम्स कवर अप नहीं हुई वो सारी आपकी किसके अंदर चार्जेबल है? अदर सोर्सेस लाइक
लॉटरी इनकम, केबीसी में गए, करोड़पति बन गए, वो कहाँ है? वो ना आपका बिजनेस है, ना आपकी कोई प्रॉपर्टी गई, ना आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना आपकी वो सैलरी है, वो कहाँ चार्जेबल है? अदर सोर्सेस के अंदर चार्जेबल है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन जब हम ये चैप्टर करेंगे। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगता है कैसे? हमें सबसे पहले अपनी इनकम को डिफाइन करना पड़ता है कि वो कौन से हेड की इनकम है, वेदर इट इज ऑफ सैलरी, it is of house property, it is of PGBP, it is of capital gains और it is of other sources। जिस भी हेड की वो इनकम है उसमें हम उसे डिफाइन करते हैं, फिर उसकी चार्जेबिलिटी के हिसाब से जो भी उस हेड के प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से उस पर सारा का सारा इनकम कंप्यूटेशन किया जाता है। और मैं आपको बोलूं पूरे इनकम टैक्स एक्ट में को पढ़ने ही ये मेन 5 चैप्टर हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। ठीक है, तो ये एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर हमारा सारा ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम कोई अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।